So consider a doctor. He checks many patients daily, diagnoses their disease, gives them medicine, and prescribes them behaviors that can help them to get cured. Let us think a little and try to understand that what actually he does. Though checking a patient and diagnosing the disease is much more complex, but we will try to keep our discussion very simple and will intentionally miss out stuff from this discussion. A person goes to doctor, tells him that he is not feeling well. The doctor asks him a few questions to clarify the patient situations. The doctor takes a few measurements to check the physical status of a person. These measurements might just include the temperature, blood pressure, यानी कि ये आपके उसको कुछ measurements चाहिए होंगी, जिसके बाद वो अपनी इंटेलिजेंस से फैसला करेगा कि इस पेशेंट को यानी कि मसला क्या है और उसके लिए वो क्या दुआ लिखता है. सो ब्लड प्रेशर, पल्स रेट and things like that. For simplicity, let us consider that some doctors only checks these measurements and tries to come up with a diagnosis for the disease. He takes these measurements and based on his previous knowledge, he tries to diagnose the disease. अब यहाँ पे बात समझने की है कि उसकी जो ह्यूमन इंटेलिजेंस है, इससे पहले भी उसके पास काफी सारे मरीज आते रहे होंगे. तो जब मेजरमेंट इस तरह की हो जाती हैं, बीपी, ब्लड प्रेशर की, पल्स रेट की या फिर टेम्परेचर की जब मेजरमेंट्स हो जाती हैं, तो उसके बाद फिर डॉक्टर के लिए जब इससे पहले काफी सारे एक्सपीरियंसेस उसके हो जाते हैं, काफी सारे एक्सपीरियंस उसके हो चुके होते हैं, तो फिर उसके लिए, उस डॉक्टर के लिए जो कि आप समझ लें कि पुराना एक डॉक्टर है, यानी कि एजेड है वो बंदा, काफी अरसे से उसका एक्सपीरियंस है इस फील्ड में, तो उसके लिए डायग्नोज करना डिजीज को आसान हो जाता है. हिज प्रीवियस नॉलेज इज बेस्ड ऑन द रूल्स लाइक. और जब हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात करेंगे तो हम सेम यही रूल अप्लाई करते हैं वहां पे, क्योंकि हमारे जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जो मॉडल्स होते हैं उनको भी जो प्रीवियस जो डिजीजेस होती हैं, प्रीवियस जो नॉलेज होता है, सॉरी, उसकी बेस पे डिसीजन लेना आसान हो जाता है सिस्टम के लिए. फॉर एग्जांपल, शुरू में जब ये वायरस आया था तो काफी लोगों को इसके बारे में पता ही नहीं था, लेकिन जूं जूं टाइम गुजरता गया, पेशेंट्स काफी आते गए, उनके सिम्टम्स इकट्ठे होते गए, ये कोरोना वायरस की मैं बात कर रहा हूँ, तो अब लोगों ने इंटेलिजेंट सिस्टम्स बना दिए, मशीन्स बना दी हैं कि जो ही उस मशीन से चेक करते हैं उसके सिम्टम्स वगैरह, तो ऑटोमेटिकली मशीन बता देती है, क्योंकि प्रीवियसली लोगों को इस तरह की काफी सारी प्रॉब्लम्स हो चुकी हैं. तो अब हमारे पास डेटा काफी सारा आ चुका है और उस डेटा को उसका एनालिसिस करके, उसको उसका मॉडल डिजाइन करके हमने एक सिस्टम को ट्रेन कर लिया है. अब सिस्टम ट्रेनिंग के बाद जब नेक्स्ट जो नया पेशेंट आएगा तो उसके जो सिम्टम्स होंगे, अगर इस सिस्टम के साथ पहले वाले जो ट्रेनिंग हो चुकी है तो उसके साथ हम मैच करना शुरू करेंगे, तो वो इजीली हमें एक्यूरेट रिजल्ट बता देगा अगर वो सिस्टम एक्यूरेटली ट्रेन हुआ है. और लॉट ऑफ यहाँ पे एक्सपीरियंस की बात हो रही है. जिस तरह एक डॉक्टर है, उसका एक्सपीरियंस काफी ज्यादा है इस फील्ड में, जब वो बीपी या फिर टेम्परेचर वगैरह चेक करके, पल्स रेट चेक करके, क्योंकि उसने काफी सारे मरीजों को पहले देखा होता है, तो जब वो इन मेजरमेंट्स को देखता है तो इजीली वो डायग्नोज कर लेता है कि इस बंदे को क्या बीमारी है. तो इसी तरह ये जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की जो हमारी जो हम ट्रेनिंग करते हैं बेसिकली, ये भी उसका रिकॉर्ड यानी कि उसका एक्सपीरियंस हो रहा होता है सिस्टम का. तो जब लॉट ऑफ एक्सपीरियंस हो जाता है तो फिर उसके बाद उसके लिए डायग्नोसिस करने आसान हो जाते हैं.
So if only the BP is normal, then whatever the other measurements may be, the person should be healthy, and many such other rules. तो अगर सिर्फ उसको टेम्परेचर है, तो बाकी सिम्टम्स अगर उसके यानी कि मैच नहीं कर रहे, बाकी कुछ ऐसा उसमें बीमारी मौजूद नहीं है, तो हम उसे सिंपल टेम्परेचर की बेस पे, मैं अगर वायरस का ही कहना चाहता हूँ, कोरोना वायरस का, तो हम नहीं कह सकते कि ये बंदा इफेक्टेड है, क्योंकि उसकी कोई और मेजरमेंट्स भी हमारे पास होंगी, तब जाके हमें पता चलेगा कि ये बंदा इस डिजीज से इफेक्ट है या नहीं है। सो एफिशिएंट मेमोरी एंड इंफॉर्मेशन मैनिपुलेशन, तो यहां तक जो बात हुई है, इससे पहले अभी भी बात इंटेलिजेंस की हो रही है, तो हमने सिर्फ मशीन को अभी नहीं देखा, अभी हमने सिर्फ ह्यूमन इंटेलिजेंस चेक की है, कि एक डॉक्टर की एग्जांपल ली है कि उसके पास ज्यादा पेशेंट्स आते हैं जब, तो उसका एक एक्सपीरियंस बन जाता है, तो वो इजीली डायग्नोज कर सकता है कि पेशेंट को कौन सी बीमारी हो सकती है। The key things to notice is that by using such rules, the doctor might classify a person to be healthy or ill, and might as well prescribe different medicines to him using the information observed from the measurement according to his previous knowledge. तो यहाँ पे जो बात हो रही है ह्यूमन इंटेलिजेंस की, तो डॉक्टर क्या करेगा, अपने प्रीवियस नॉलेज से जो पेशेंट की जो मेजरमेंट्स उसने की हैं डिफरेंट टाइप्स की, टेम्परेचर वगैरह की, तो उससे वो प्रिस्क्राइब कर सकता है मेडिसिन उसके लिए, क्योंकि उसका प्रीवियस नॉलेज ही इतना ज्यादा है कि उसके पास इस तरह के पेशेंट्स पहले भी आते रहे। तो diagnosing a disease has many other complex information and observations involved. We have just mentioned a very simple case here. However, the doctor is actually faced with solving a problem of diagnosis. Having looked at some specific measurements, it is important to consider that a doctor who would have a better memory to store all this precious knowledge, better ability of retrieving the correct portion of the knowledge for the correct patient, will be better able to classify a patient. Hence, telling us that memory and correct and efficient memory and information manipulation also count towards one, intelligence. Things are not all that simple. People don't think about problems in the same manner. Let us give you an example, give you an extremely simple problem. Just tell us about your height. Are you short, medium or tall? अगर आपसे कोई पूछे कि आपकी हाइट क्या, आप मीडियम है, शॉर्ट हैं या टॉल हैं, आप तो आपके पास अगर मेजरमेंट्स नहीं है, आपके पास कोई नॉलेज नहीं है, तो आप उस बंदे को बता नहीं सकते कि आप शॉर्ट हैं, टॉल हैं या मीडियम है। An extremely easy question. Well, you might just think that you are tall, but your friend who is taller than you might say that no, you are not. So the point being that some people might have such a distribution in their mind that people having height around 4 feet are short, around 5 feet are medium, and around 6 feet are tall. Others might have this distribution that people having height around 4.5 feet are short, around 5.5 feet are medium, and around 6.5 feet are tall. Even having the same measurements, different people can get to completely different results as they approach the problem in different fashions. तो कोई बंदा ये एग्जैक्टली नहीं कह सकता, क्योंकि हर बंदे का अपना डिफरेंट माइंड होता है कि उसकी नजर में कौन सा शॉर्ट है, कौन सा टॉल है, या कौन सा मीडियम हाइट है। Things can be even more complex when the same person having observed same measurements solves the same problem in two different ways and reaches different solutions. But we all know that
we answer such fuzzy questions very efficiently. In our daily lives, our intelligence actually helps us do this. Hence, the ability to tackle ambiguous and fuzzy problems demonstrates intelligence. Let us just consider 5 different people and ask a 6th one to have a look at different images of their fingerprints. We ask him to somehow learn the patterns which make the 5 prints distinct in some manner. After having seen the images several times, that 6th person might get to find something that is making the prints distinct. So things like one of them has fewer lines in the print. अभी हम इंटेलिजेंस के बारे में पढ़ रहे हैं, किसी का मैसेज आया हुआ है। तो नेक्स्ट जो जब हमारी क्लासेस होंगी तो उसमें हम इनका सोल्यूशन मशीन के जरिए फाइंड करेंगे कि किस तरीके से सॉल्व हो सकते हैं। The point being that after some time, which may be in hours or days or maybe even months, that 6th person will be able to look at a new fingerprint of one of those 5 persons. And he might, with some degree of accuracy, recognize that which one amongst the 5 does it belongs. तो यहाँ पे हम फिंगरप्रिंट्स की बात कर रहे हैं। तो अगर एक बंदे को टास्क दे दिया जाए, उसको फाइंड आउट करने का मौका दिया जाए कि कौन से फिंगरप्रिंट जो हैं वो सेम है, तो वो इवन जो मंथ्स हैं वो लग सकते हैं उसको रिकॉग्नाइज करने में। लेकिन हम अभी तक इंटेलिजेंस की बात कर रहे हैं। तो अभी हम मशीन इंटेलिजेंस की बात नहीं कर रहे। Only with 5 people the problem was hard to solve. His intelligence helped him to learn the features that distinguish one fingerprint from the other. Hence the ability to learn and recognize demonstrate intelligence. तो ये भी एक इंटेलिजेंस की एक एग्जांपल है। सर ये सारी एग्जांपल जो हम इंटेलिजेंस के लिहाज से पढ़ रहे हैं ये तो सर पर्सन रिलेटेड हैं, तो हमने तो मतलब मशीन को नहीं देखना कि मशीन को इंटेलिजेंट कैसे बनाएंगे। मतलब अगर हम कोई एग्जांपल देखें तो वो बेजियन या डीप लर्निंग या एल्गो रिलेटेड इन चीजों के रिलेटेड नहीं होनी चाहिए। वो इन चीजों के ही रिलेटेड होंगी। सबसे पहले हमें इंटेलिजेंस के बारे में, यानी कि ये इंट्रोडक्टरी एक टॉपिक है, इंटेलिजेंस के बारे में हम कुछ चीजें देख रहे हैं। तो जब हम इंटेलिजेंस के बारे में समझ जाएंगे तो उसके बाद मशीन इंटेलिजेंस पे हम लाजमी, जो हमारा सब्जेक्ट है उसका थीम यही है, तो हमने वही चीजें, वही एल्गोरिथम्स फिर जाके फॉलो करने हैं, वो उन्हीं को पढ़ना है। ये देखें काफी सारी एबिलिटीज है ना, टू लर्न एंड रिकॉग्नाइज, तो फजी लॉजिक है या फिर इस तरह की एग्जांपल्स हैं जो कि हम अभी अभी तक जो पढ़ रहे हैं वो सिंपल इंटेलिजेंस पढ़ रहे हैं। जी प्लीज आप बोलिएगा कुछ। सर मुझे तो ऑब्जेक्शन नहीं है सर। जी मुझे तो ऑब्जेक्शन नहीं है सर। मुझे कह रहे थे आप? हाँ जी, मैं आपको कह रहा हूँ, आपने क्वेश्चन पूछा था। जी जी सर, मैंने तो कर लिया था, वो आपने बता दिया मुझे कि अभी हम जस्ट अच्छा ऐसा है ना कि इंटेलिजेंस को देखने जा रहे हैं। अभी हम इंट्रोडक्टरी पार्ट यानी कि पढ़ रहे हैं, उसमें मैं चाहता हूँ कि काफ़ी सारी चीज़ें आपको मैं इंटेलिजेंस के हवाले से बता सकूं, और फिर उसके बाद हम जाएंगे मशीन इंटेलिजेंस पे, और फिर उन अल्गोरिदम्स को ही सॉल्व करना है, उन अल्गोरिदम्स को ही देखना है, और जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ टेक्निक्स हैं उनको हमने फॉलो करना है।
तो let us give one last thought, and then we'll get to why we have discussed all this. A lot of us regularly watch television. Consider that you switch off the volume of your TV set. If you are watching a UL lectures, you will somehow perceive that the person standing in front of you is not singing a song or incurring a musical show or playing some sport. तो यहाँ पे क्या अगर इंटेलिजेंस की बात की जाए, अगर आपके सामने एक बंदा है वो लेक्चर दे रहा है, तो अगर आप वॉल्यूम जो है उसको क्लोज कर दें, फिर उसको जानने की कोशिश करें कि ये बंदा कर क्या रहा है, सिंगिंग कर रहा है या फिर म्यूजिकल शो की एंकरिंग कर रहा है या फिर प्लेइंग सम स्पोर्ट्स, तो ये ह्यूमन इंटेलिजेंस हमें बता सकती है कि ये क्या कर सकता है अगर हमारे ह्यूमन नॉलेज में ये चीजें मौजूद हैं. So just by observing the sequence of images of the person, you are able to perceive meaningful information out of the videos. Your intelligence helped you to perceive and understand what was happening on the TV. Hence, the ability to understand and perceive demonstrate intelligence. एक्सक्यूज मी सर. जी सर ये जो रिसेंट एग्जांपल आपने दी है टीवी वाली, जी जी सर इसके अंदर तो अब यहाँ पे दो चीजें यूज हो रही है ना. मतलब एक तो इंटेलिजेंस सिस्टम यूज हो रहा है, जैसे कि मतलब चैनल वगैरह चेंज हो रहे हैं या रेडिएशन पास हो रही हैं रिमोट से टीवी की तरफ, तो हम लोग मतलब चैनल चेंज कर पा रहे हैं, आवाज सुन पा रहे हैं या कोई ना कोई फंक्शन परफॉर्म कर पा रहे हैं. लेकिन सर यहाँ पे तो फिर अब एनालिसिस एल्गोरिदम भी अप्लाई हो रहा है ना, क्योंकि प्रोग्रामिंग की मदद से ही हम कोई कमांड उसको पास करें जिसको हमारा टीवी स्क्रीन जो है एज एन इनपुट लेने के बाद आउटपुट हमें शो कर रही है स्क्रीन पे. जी, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, लेकिन हमने जो बात की है अभी, अगर आप इसका टाइटल देखें तो इंटेलिजेंस की बात हो रही है. हम ह्यूमन इंटेलिजेंस की बात अभी कर रहे हैं कि अगर एक वीडियो आपके सामने चल रही है तो आप ऑब्जर्व उन इमेजेस को करेंगे, क्योंकि ऑडियो तो आपके पास आ नहीं रही है. तो उन इमेजेस को ऑब्जर्व करके आप किस तरीके से अपनी इंटेलिजेंस शो करवा सकते हैं. अगर मशीन के जरिए करवाना चाहते हैं तो वो भी हो सकता है, जिस तरह मैंने एग्जांपल दी है कि आप इमेजेस को ट्रेंड भी कर सकते हैं कि वो किस पैटर्न में आ रही हैं. तो जिस पैटर्न में आ रही हैं, अगर इन फ्यूचर अगर आप उसी तरह की वीडियो या इमेज आप उस सिस्टम को देंगे तो वो आपको इजीली क्लासिफाई करके दे देगी. तो अब हम इंटेलिजेंट मशीन्स की बात करते हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात करते हैं. तो इंटेलिजेंस के बारे में हमने काफी चीजें जान ली हैं कि इंटेलिजेंस हम किस चीज को कह रहे हैं. The discussion in the above slides has a lot of consequences when we see it with a different perspectives. Let us show you something really interesting now and hence informally define the field of artificial intelligence at the same time. So what if a machine searches through a mesh and find a path? A machine solves problems. काफी सारे क्वेश्चन हमारे जहन में आ रहे हैं जो हमने ऊपर एग्जांपल देखी हैं. A machine solves problems like the next number in the sequence. A machine develops plans. A machine diagnoses and prescribes. A machine answers ambiguous questions. A machine recognizes fingerprints. And a machine understands. A machine perceives. A machine does many more such things. A machine behaves as a human do, humanoid. We will have to call such a machine intelligent. In this real or natural intelligence,
नो, दिस इज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। यानी कि ये सारी चीजें अगर हम मशीन के जरिए करवाना चाहते हैं, कि वो जिस तरह आपने क्वेश्चन किया, तो अगर हम मशीन के जरिए करवाना चाहते हैं तो हम इस सब जो फिनोमेना है इसको हम कहेंगे ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। यानी कि इंटेलिजेंस तो है लेकिन आर्टिफिशियली बनाई गई है, किसी सिस्टम को ट्रेन किया गया है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ डेटा सेट्स अगर हमने लेके, काफी सारा मवाद लेके हमने उसको एक सिस्टम के थ्रू, एक कंप्यूटर सिस्टम के थ्रू, एक एल्गोरिदम को यूज करके हमने उसकी ट्रेनिंग की है, तो हम क्या कहेंगे, अगर उससे अगर हम चाहते हैं कि फ्यूचर में सेम चीज अगर उसको दी जाए टेस्टिंग के लिए, तो वो हमें आंसर जो है वो इजीली दे सके। हम मशीन के जरिए हम अगर आंसर लेना चाहते हैं तो हम इस चीज को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस करें। सर एक क्वेश्चन था, काइंडली। जी जी। सर आप डिस्टर्ब तो नहीं हो रहे, मतलब बार बार मैं क्वेश्चन कर रहा हूँ तो? नहीं नहीं, आप करें, वैसे क्वेश्चन लिख लिया करें। जी सर, क्वेश्चन मेरा ये था कि मतलब अब जिस तरह एक तरफ हम मशीन को इंटेलिजेंट बोल रहे हैं, इसके ऊपर इतना ज्यादा खर्चा कर रहे हैं, इसको एडवांस बनाने की कोशिश कर रहे हैं, मतलब डे एंड डे हम लोग काम कर रहे हैं इसके ऊपर, लेकिन जी एक तरफ फिर हम सिंपल वर्ड या डेफिनेशन में ये भी कह देते हैं कि मशीन इज अ डमी मॉडल, or a machine is dumb because it cannot justify or understand anything itself. It can work according to the human commands. देखें, किसी जगह पे हमें मशीन तो फायदा दे रही है ना, ह्यूमन कमांड्स की जरूरत हर जगह पे पड़ेगी मशीन को समझाने के लिए, लेकिन उससे फायदा ये होगा कि देखें, अगर आप एक सिस्टम बनाना चाह रहे हैं, जो कि एक हॉस्पिटल के लिए मैं कह रहा हूं कि आप फॉर एग्जांपल एक ट्यूमर फाइंड करना चाह रहे हैं किसी ऑर्गन का, तो काफी सारी चीजें ऐसी होती हैं कि मसलन एक जो एक डॉक्टर यानी कि कम तजर्बे वाला है, वो क्या करेगा, उसने मे भी कह देना है, क्लासिफाई कर देना है कि इस बंदे को तो बीमारी है ही नहीं। लेकिन जो एक डॉक्टर होगा जिसका काफी सारा तजर्बा है इस फील्ड में, तो मे भी वो उन उन इमेजेस को देख के बता सके कि ये जो ट्यूमर है वो इनिशियल स्टेज पे है। लेकिन यहाँ पे वही जो ओल्ड पर्सन होते हैं वही मदद करते हैं, जो हमारे कंप्यूटर साइंस के जो साइंटिस्ट होते हैं उनकी, उनको क्लासिफाई करके और सिगमेंट करके वही बीमारियां दे देते हैं कि अगर इस तरह की सिम्टम्स पाए जाएं किसी बंदे में, तो वो इसका मतलब है उसको इनिशियल स्टेज पे ये बीमारी है, या फिर यानी कि उसका काफी टाइम गुजर चुका है, या यानी कि उनकी फिर क्लासिफिकेशन आ जाती है आगे। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि मशीन जो है वो हमारी हेल्प कर रही हैं इस फिनोमेना में, क्योंकि कहीं पे तो एक्सपीरियंस डॉक्टर अगर मौजूद नहीं है तो वो तो मिस क्लासिफाई कर देगा इन चीजों को। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि मशीन हमारी जो है वो हेल्पफुल है। लेकिन जहां तक आपने बात की है कि मशीन को इंस्ट्रक्शन देनी पड़ती है, वो तो देनी पड़ती है, क्योंकि मशीन इंस्ट्रक्शंस के बगैर, या तो इंस्ट्रक्शन एक प्रोग्राम की सूरत में उसको देनी पड़ती है, कुछ हम इस तरह की रिसर्च जो है वो मैं आपके सामने रखूंगा कि जिसमें टोटल जो होगा, टोटल ऑटोमेटिक सिस्टम होंगे और सेमी ऑटोमेटिक सिस्टम होंगे, और वो किस तरह हेल्प हेल्प आउट कर सकते हैं ह्यूमन, यानी कि वो किस तरह बेटर हो सकते हैं ह्यूमन इंटेलिजेंस से। सर मैं कुछ शेयर करना चाह रहा हूँ। जी जी। जी, जी। ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की आमतौर पे ना हम देखते हैं कि 2 टाइप्स हैं, वीक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड स्ट्रॉन्ग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। जी जी। तो वीक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में हम ये कहते हैं कि जो हम मशीन को इंस्ट्रक्ट करते हैं, मशीन सिर्फ वही कर पाती है, और मोस्ट ऑफ द पीपल या मोस्ट ऑफ द आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में जितने लोग काम कर रहे हैं, वो इसी पे बिलीव करते हैं कि हम
जितना कंप्यूटर को बता सकते हैं, मशीन को बता सकते हैं, वो उतना ही कर पाती है। और दूसरी बात जो हमारे शहीद भाई ये बता रहे हैं या कर रहे हैं स्ट्रॉन्ग हम, इंटेलिजेंस। तो हम स्ट्रॉन्ग वो जो मशीन खुद से कर पाए, मतलब जो हम वो खुद से प्रॉब्लम को सॉल्व करे या खुद से उस सोचने की एबिलिटी, ये सारा कुछ खुद से समझने की, पिछली प्रीवियस एक्सपीरियंस को लर्न करके लर्निंग की, तो ये स्ट्रॉन्ग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में आ जाती है। और इसको इसमें बहुत कम लोग जो हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में, वो इस पे बिलीव करते हैं। ये शायद इसके रिलेटेड थोड़ा सा इंफॉर्मेटिव। ठीक है, थैंक यू। तो अभी जो हम पढ़ रहे हैं वो इंटेलिजेंट मशीन्स के बारे में, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में पढ़ रहे हैं। अब हम डेफिनेशन की तरफ आते हैं, फॉर्मल डेफिनेशन फॉर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टू मेक कंप्यूटर्स। देखें इस क्लास में मैंने जो प्रिपरेशन इस टॉपिक की है, मैंने ये देख के की है कि काफी सारे, मैंने शुरू में आके क्लास से पूछा यही था कि आपने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पढ़ी हुई है या नहीं पढ़ी हुई। मोस्ट ऑफ द जो स्टूडेंट्स हैं उन्होंने पढ़ी हुई है, लेकिन काफी सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जिन्होंने इसके बारे में मेरे ख्याल में सिर्फ नाम ही सुना है। तो उनको भी मुझे लेके चलना होता है, इसलिए मैं काफी थारोली चीजों को आपके सामने रख रहा हूँ। To make computers think like humans, we first need to devise ways to determine that how humans think. This is not that easy. For this, we need to get inside the actual functioning of the human brain. There are two ways to do this. Introspection, that is trying to catch out own thoughts as they go by, and psychological experiments, that concerns with the study of science of mental life. Once we accomplish in developing some sort of comprehensive theory that how humans think, only then can we come up with computer programs that follow the same rules. The interdisciplinary field of cognitive science brings together computer models from AI and experimental techniques from psychology to try to construct precise and testable theories of the working of the human mind. अगर किसी बंदे को पता हो कि कॉग्निटिव साइंस क्या होती है, कोई है क्लास में कॉग्निटिव साइंस के बारे में अगर बता सकें? नहीं है कोई? इसको हम डिटेल से आगे देखेंगे कॉग्निटिव साइंस को, कि कॉग्निटिव बेसिकली ये कॉग्निटिव साइंस ये होती है कि अगर आप मसलन फॉर एग्जांपल अगर आप एक चोर को पकड़ना चाहते हैं, तो उसके जो फेशियल एक्सप्रेशंस होते हैं या इस तरह की कुछ चीजें होती हैं, आपने काफी सारे इस तरह के एक्सपीरियंस अगर आपके हो चुके हैं, तो आप सिस्टम को इस तरीके से ट्रेन कर सकते हैं जो कि साइकोलॉजिकल जो बिहेवियर्स हैं बंदों के, उनको देख के डिसीजन ले सके कि आया इस बंदे ने चोरी की है या नहीं की है। तो कॉग्निटिव साइंस जो है वो इसी पे ही बेस करती है। तो इसको भी लोग आजकल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कि मशीन के थ्रू इसके सॉल्यूशंस ले रहे हैं। तो अभी 2-3 मिनट बाकी हैं, बाकी एक जो स्लाइड्स पिछली थी, पिछले जो सेशन में एक स्लाइड गुजरी थी मुझे याद आ रहा है, उसमें कुछ थोड़ी सी कंफ्यूजन थी, ये वाली स्लाइड। तो इसमें हम इंटेलिजेंस चेक करने जा रहे थे। इंटेलिजेंस किस तरीके से चेक करने जा रहे थे कि 1 और 2 के साथ अगर हम ऐड करेंगे, वो थोड़ा मिसअंडरस्टैंड हो गया था। तो जवाब 3 आएगा, यानी कि इवन नंबर जो है वो 2 है। 2 के बाद इवन नंबर जो आता है वो 4 आता है, 4 3 के साथ ऐड होगा तो 7 आएगा।
तो 7 जो 6 के साथ ऐड होगा तो वो 13 देगा हमें, और 13 फिर 8 के साथ जब ऐड होगा तो वो 21 आंसर आएगा। अगर 21 फिर 10 के साथ अगर हम ऐड करेंगे तो फिर हमारे पास आंसर जो आएगा वो 31 आएगा। तो ये हम, यानी कि ये सिंपल एक एग्जांपल थी इंटेलिजेंस की, कि अगर आपको इस तरह के सीक्वेंस दिया जाए तो आप किस तरीके से उस सीक्वेंस को फॉलो करते हुए आप आंसर निकाल सकते हैं। तो आज का जो हमारा लेक्चर था पेपर इंटेलिजेंस के ऊपर था। कुछ क्वेश्चन मुझसे किए हैं तो वो भी इंशाल्लाह क्लियर करेंगे हम नेक्स्ट सेशंस में, यानी कि जो हम आगे बढ़ते जाएंगे तो ये सारी चीज़ें आपको क्लियर होती जाएंगी। तो फिर अभी हमने स्टार्ट किया है मशीन इंटेलिजेंस के बारे में। तो इसकी कुछ एग्जांपल्स मैंने पहले भी आपके सामने रखी थी जब हम इंटेलिजेंस पढ़ रहे थे, कि मेडिकल फील्ड के हवाले से मैंने आपके सामने कुछ चीज़ें रखी हैं। तो उससे आपको बखूबी अंदाज़ा हो सकता है कि जो मशीन इंटेलिजेंस है वो कैसे हेल्पफुल हो सकती है हमारी ज़िंदगियों में, तो वो कैसे बेटर हो सकती है ह्यूमन इंटेलिजेंस से किस तरह बेहतर हो सकती है। तो बाकी जो एक स्टूडेंट है उन्होंने भी बताया है कि वीक इंटेलिजेंस और स्ट्रॉन्ग इंटेलिजेंस के बारे में भी हम पढ़ेंगे, क्योंकि आपकी बुक में ये चीज़ें शामिल हैं सारी। तो नेक्स्ट इंशाल्लाह हम फिर कल के सेशन में मिलेंगे। आज का कोई क्वेश्चन हो, क्योंकि आज की क्लास आपकी 1.5 घंटे की है, 2 सेशन ही करने थे। तो बेसिकली होता यूं है कि 40 मिनट का एक सेशन होता है और उसके बाद 10 मिनट की हम ब्रेक ले लेते हैं और फिर 40 मिनट का दोबारा सेशन होता है। तो टोटल हमारे 90 मिनट्स हो जाते हैं। और ये क्लास अभी क्योंकि अपडेटेड जो टाइम टेबल है उसके मुताबिक अभी इसका टाइम खत्म होने जा रहा है। सर क्वेश्चंस तो मेरे हैं, लेकिन हो सकता है मे बी फर्स्ट सेशन था तो इसलिए इतनी ज्यादा भी हमने डिटेल में बात नहीं की। मे बी फर्दर क्लासेस में वो क्लियर हो जाएं, क्योंकि मतलब वैसे भी काफी सारा मैंने सर्च करता रहता हूँ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। मुझे खुद भी काफी मतलब इंटरेस्ट है इस फील्ड के अंदर। जी जी, तो मे बी वो विद पैसेज ऑफ टाइम क्लियर हो जाए, वरना मैं फिर आपसे कर लूंगा आगे चल। ठीक है, ओके। एनी क्वेश्चन, किसी और का कोई क्वेश्चन? तो बाकी कोर्स आउटलाइन के बारे में आपको समझ आ गई है? आप इस क्लास में, क्योंकि ग्रुपिंग में नहीं करूंगा क्योंकि टोटल 13 स्टूडेंट्स हैं, तो जो आपका फाइनल प्रोजेक्ट होगा वो आपने अकेले ही करना है। सर प्रोजेक्ट्स हमारे दोनों मतलब सब्जेक्ट्स में होंगे, एडी में भी और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में भी? जी जी, ठीक है सर। और दोनों में ही सर रिसर्च पेपर हैं? इसमें कुछ आप एल्गोरिथम वगैरह अगर कोई टेक्निक जो है एआई की अगर आप इम्प्लीमेंट करते हैं, उसके कुछ रिजल्ट शो कर दें तो वो बेटर होगा पेपर्स के जरिए, रिसर्च पेपर्स के जरिए वो आप पढ़ेंगे, उसके बाद फिर कोई थोड़ा बहुत काम करेंगे। सर तो जिस उसके तरह लिए हमारे पास न्यूरल नेटवर्क यूज होती है या रिकर्जन यूज होती है, डीप लर्निंग, बेसियन एल्गोरिदम, इस तरह की मतलब कोई टेक्निक यूज करनी है या फिर? देखें वो टॉपिक पे आपके डिपेंड करता है कि आप टॉपिक कौन सा रखते हैं। तो फिर होगा यूं ही कि आपने कुछ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की कोई टेक्निक यूज करनी है, या आप किसी पुराने पेपर को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। जो रिसर्च पेपर ठीक हो ऑलरेडी गया सर, कोई मसला पब्लिश्ड हैं तो उनको आप नहीं। इम्प्लीमेंट कर सकते हैं और उसके रिजल्ट्स शो कर सकते हैं। सर वैसे अगर बकाया स्टूडेंट्स को इतराज ना हो या अगर आपको ना इशू हो, तो वैसे अगर हम दोनों का मतलब मिला के कर लें
आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और एआईडी का कंबाइन एक ही प्रोजेक्ट, तो वो भी पॉसिबिलिटी हो सकती है, क्योंकि दोनों में कोई खास डिफरेंस नहीं है इतना। मतलब एल्गोरिदम की मदद से ही हम मशीन को ट्रेन करवाते हैं, डाटा सेट पास करते हैं, उसके बाद ट्रेनिंग के बाद टेस्टिंग करते हैं हम उसकी, और उसके बाद इम्प्लीमेंटेशन होती है। तो मेरे ख्याल में दोनों चीज़ों में कोई इतना डिफरेंस नहीं है, बकाया जैसे आपको सही लगे, क्योंकि आपको सही आइडिया होगा। ठीक है, वो देख लेंगे, क्योंकि इस क्लास में जो स्टूडेंट्स हैं वो जो आपकी एल्गोरिदम की क्लास है उसमें तो तकरीबन सारे ही मौजूद हैं, लेकिन एल्गोरिदम वाले तो यहाँ पे नहीं है, तो इसलिए हर क्लास का इलादा ही होगा आपका जो प्रोजेक्ट होगा। ठीक है सर, ये बात सही की आपने। क्योंकि उसमें जो मैं करवाना चाहता हूँ वो आपको कुछ समरी वगैरह या इस तरह की रिसर्च पेपर्स की जो समरीज होंगी वो आप डिस्कस करेंगे, यानी कि वो लिख के राइटिंग फॉर्म में वो मुझे सबमिट करनी होंगी और उसकी प्रेजेंटेशन होगी।